हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस्ट टू परीक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज ये है एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी जो सीरीज चल रही है, उसका आज ये थर्ड चैप्टर है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख रखा है। आज ये तीसरा चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है। इसको मतलब बहुत जल्दी इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है उसको डिस्कस करके इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें जो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट, इससे जो बना है। इसका जो मीनिंग होता है टू एस्टेब्लिश और हाँ, एक चीज़ और कि अगर कोई भी बच्चा जो हिंदी मीडियम में है या फिर मतलब कि उनको हिंदी प्रॉपर समझ में आती, इंग्लिश उतनी नहीं आती, तो ये लेक्चर आपको इंग्लिश में मिलेगा। मतलब कि जो भी कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, मतलब कि जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम की है, पर जो हम समझा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बताएंगे वो सब हिंदी मीडियम में है। आपको इजीली समझ में आएगा कि इस चैप्टर का जो मेन जो इसेंस है, मतलब कि उसका जो सारांश है वो क्या है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना शॉर्ट्स नोट अपने एंड पे बना सकते हैं। तो आपको जो है, अगर आप 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जो लक्ष्मीकांत को पूरी तरह से कंप्लीट करेगा एग्ज़ाम होने से, मतलब किया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। और बाकी भी जो है हम लोग घटना चक्र POQ भी देख रहे हैं। तो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, दोनों, मतलब ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप है। तो आपको मतलब कि एक क्या है, सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो आप इसको फॉलो कीजिए और सेशन को पूरा ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट, इससे है जिसका मतलब होता है टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप, मतलब कि स्थापित करना या कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करना। ठीक है। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेफर करता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल who specify organization and working of the government and the relationship between the government and the people in terms of their rights and duties। अगर हम वर्तमान में संविधान को हम देखें तो यह एक जो है सेट ऑफ प्रिंसिपल है, मतलब कि नियमों का एक ऐसा समूह है जो कि सरकार की संरचना और उसके कार्य प्रणाली तथा सरकार और जो है उसके बीच के जो मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, सरकार और आम आदमियों के बीच के जो कर्तव्य हैं, उसके कर्तव्य है या जो भी अधिकार है उसको ये निर्धारित करता है एक तरह से। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह से समझिए कि आम आदमी और सरकार के बीच का जो उसके राइट्स है और ड्यूटीज है उसको यह निर्धारित करता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अलग अलग तरीके से जो है इसको जाना जाता है, जैसे कि इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है, मतलब कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड करने का मतलब देश का मूल कानून। ठीक है। सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट कहा जाता है, मतलब राज्य का सर्वोच्च कानून। बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री कहा जाता है, मतलब देश का आधारभूत कानून। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, मतलब कि जो शासन का जो साधन है वो बोला जाता है इसको। रूल ऑफ द स्टेट मतलब राज्य के नियम। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी राजनीतिक व्यवस्था की आधारभूत संरचना। एंड ग्रंड नॉर्म ऑफ द कंट्री मतलब देश के कुछ ग्रंड नॉर्म, मतलब कि मूल मानदंड एक तरह से कहिए जो वो कहा जाता है। अब जो है कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इसको जो है हम लोग जो ये सीरीज़ कर रहे हैं इसमें जो लक्ष्मीकांत को रेफर करते हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को डिस्कस करते हैं। अदरवाइज उसको मतलब शॉर्ट में उसको डिस्कस करते हैं ताकि केवल एग्जाम ओरिएंटेड सेशन रहे। ठीक है। चलिए, कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे एक है गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट ने जो किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ that body of rules or laws which determine the organization of government, the distribution of power to the various organs of the government and the general principle on which these power are to be exercised। इसका जो शॉर्ट में आप देखिए कि संविधान जो है एक तरह से ऐसे नियमों और कानूनों का समूह है जो सरकार के संगठन, विभिन्न अंगों के बीच की शक्तियों के जो क्या कहते हैं उसको वितरण है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन,
और उन शक्तियों का प्रयोग के सामान्य सिद्धांत को निर्धारित करता है एक तरह से। ठीक है, मतलब कि ये एक रूल या मतलब कि जो भी रूल रेगुलेशन है, मतलब कि नियम और कानून है, उससे मतलब उसका एक समूह है जो कि मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, उसके पावर, उसके गवर्नमेंट के अलग अलग जो अंग है, वेरियस ऑर्गन है, उसके क्या प्रिंसिपल है, उस सबको जो है निर्धारित करता है। तो ये गिलक्रिस्ट द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है। अगला जो है वो है गेटेल, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है। ये भी जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ये कहें कि संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है, जो सरकार के स्वरूप, संगठन, सरकार के, हाँ, डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है डिफाइन करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं जो कि सरकार के जो अलग अलग स्वरूप है उसको डिटरमाइन करने का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे है वियरे। वियरे वही है जो केसी वियरे, इनका पूरा नाम है केसी वियरे। ये वही है जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल इन्होंने कहा है। ठीक है, केसी वियरे आगे के चैप्टर जब हम देखेंगे तो उसमें आपको बताया, मतलब बताएंगे केसी वियरे ही हैं जो उन्होंने इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को क्वासी फेडरल कहा है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कि होल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, द कलेक्शन ऑफ रूल व्हिच एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द। ये है एक तरह से कि रूल मतलब कि कलेक्शन है जो कि गवर्नमेंट को शासन करने के लिए स्थापित करता है, उसको रेगुलेट भी करता है। ये वियरो का करना है। फिर आगे वेड एंड फिलिप्स, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि एक स्पेशल लीगल सेंटिटी है जिसको जो है मतलब कि गवर्नमेंट के ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए ये जो है एक पैमाना तैयार करते हैं। तो ये वेडे और फिलिप्स का कहना है। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि कार्य क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कार्य हैं जैसे कि इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, मतलब कि यह जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी के बाउंड्री को डिफाइन कर सकता है, उसको मतलब कि राज्य के भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं को एक तरह से तय कर सकता है। इट कैन डिक्लेयर डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, मतलब यह जो है किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी के, राजनीतिक समुदाय के मतलब अथॉरिटी, मतलब उसके जो क्या कहते हैं अधिकारिता है, उसको नेचर को परिभाषित कर सकता है, उसको घोषित मतलब कि डिक्लेयर कर सकता है। इट कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ नेशनल कम्युनिटी, यह जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी नेशनल कम्युनिटी के जो वैल्यू है और उसके जो आइडेंटिटी है, मतलब उसके पहचान है और उसके जो वैल्यू है, दोनों को जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है सिटीजन मतलब आम नागरिक के जो अधिकार है और जो उसके कर्तव्य है उसको डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन एस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी, यह जो है किसी भी राजनीतिक संस्थानों जो है उसकी स्थापना और उसके जो रेगुलेशन है उसको यह मतलब कि डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन डिफाइड एंड शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर, इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार के जो विभिन्न लेयर है उसमें जो पावर का डिवीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किया जा सकता है। इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड डिमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेड एंड सेकुलर अथॉरिटीज, यह डिक्लेयर कर सकता है किसी भी स्टेट के जो ऑफिशियल रिलीजियस क्या हो सकते हैं उसको डिक्लेयर कर सकता है, और जो है डिमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेड एंड सेकुलर अथॉरिटी, और कोई भी सेक्रेड और सेकुलर जो अथॉरिटी है मतलब कि मेन क्या है इसको कहने का मतलब कि राज्य और धर्म के संबंध को एक तरह से निर्धारित कर सकता है, और धार्मिक और एक तरह से क्या है धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं के बीच का जो संबंध है उसको स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, इट कैन कमिट स्टेट्स टू पार्टिकुलर सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट गोल्स, जो है ये जो है सामाजिक आर्थिक और विकास जो है डेवलपमेंटल गोल्स मतलब जो लक्ष्य है उसको ये मतलब कि
प्राप्ति मतलब कमिट कर दे, मतलब कि उसको यह दिशा प्रदान कर सकता है एक तरह से प्राप्त करने में। अब है इसके जो है क्वालिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का तो ब्रेविटी मतलब शॉर्टनेस, मतलब जितना या प्रेसाइज हो, अनवांटेड प्रोविजन इसमें मेंशन ना हो, तो मतलब शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविजंस। लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डिटेल होते हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्वालिटी है उसको ब्रेविटी होना चाहिए, मतलब कि वो संक्षिप्त में होना चाहिए, प्रेसाइजली होना चाहिए। क्लैरिटी, उसमें जो भी प्रोविज़न दिए हो क्लियर टर्म में दिया हो, उसमें कोई भी मतलब कि क्या कहते हैं उस तरह से उसमें किसी तरह का जो है एक तरह से एम्बिग्यूटी ना हो, मतलब एम्बिग्यूटी मतलब कि अस्पष्टता ना हो, ठीक है। डिफिनिटनेस, डिफिनिटनेस का मतलब निश्चितता, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो प्रत्येक प्रावधान हो उसका जो अर्थ हो उसका एक प्रॉपर प्रत्येक प्रावधान का अर्थ जो है क्लियर हो, स्पष्ट हो। एम्बिग्यूअस और डिफरेंट मीनिंग जो है वो जो है इंक्रीज द डिस्क्रिशन ऑफ जजेज इन देयर इंटरप्रिटेशन। जो भी मतलब कि एक तरह से अनावश्यक जो आपका क्या कहते हैं जो अनावश्यक जो इसका क्या कहते हैं एम्बिगुअस एंड डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब कि अगर उसका अस्पष्टता हो, अलग अलग मीनिंग हो, तो जो है जब जज जो है कोई भी चीज़ का इंटरप्रेट करेंगे तो उनको जो है उसमें बहुत सारे दिक्कतें होगी, अस्पष्टता, मतलब न्यायिक समीक्षा करने में उनको कठिनाई होगी। कंप्रीहेंसिवनेस मतलब कि व्यापकता, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कम्प्रीहेंसिव इन लेइंग डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो कम्प्रीहेंसिव है कि सरकार के शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ जो है कर्तव्यों का पूर्ण विवरण इसमें होना चाहिए, जिससे कि कंट्रोवर्सी और लिटिगेशन कम हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कम्प्रीहेंसिव इन लेइंग डाउन द, मतलब कि गवर्नमेंट के पावर के में भी जो है हो, और सिटीजन के राइट्स और ड्यूटी को लेके भी ये कम्प्रीहेंसिव, मतलब कि इसमें एक तरह से विवरण हो, ठीक है। सुटेबिलिटी मतलब कि उपयुक्तता, A constitution should reflect the needs and aspiration of the people. It must suitable to the historical, socio-cultural, economic and political condition of the nation. इसका मतलब है कि संविधान देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप मतलब कि होना चाहिए, मतलब उसको अनुरूप होना चाहिए। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस देश के हिस्टोरिकल और सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को मतलब मद्देनज़र रखते हुए वो होना चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब कि स्थिरता, ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड फैसिलिटेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान जो है एक तरह से आपको राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। इसमें और जो है शुड नॉट अलाउ इजी टेम्परिंग, और इसमें बार बार जो है मतलब चेंजिंग, मतलब टेम्परिंग मतलब कि क्या होता है चेंजिंग, मतलब बदलाव जो है इसमें आसान नहीं होना चाहिए। दिस विल स्ट्रेंथन द ओबीडियंस ऑफ द सिटीजन टू द, जिससे कि है आम आदमियों का जो भरोसा जो है वो संविधान पे और मजबूत रहे। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी अनुकूलनशीलता, ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है स्टैटिक नहीं होना चाहिए, मतलब समय के साथ वो जो उसमें बदलाव ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ मान लेते हैं कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो उस समय का जो सिचुएशन था, देश का जो कंडीशन था उसमें, तो वो कुछ और थे। वो उतना टेक्नोलॉजी का उस समय दौर नहीं था, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का दौर है। तो उसके जो रूल रेगुलेशन भी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि टेक्नोलॉजी को ही लेते हैं, उस समय टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतना है। जैसे मान लेते हैं कि डीप फेक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो टेक्नोलॉजी से यूज़ करके एक मिसयूज है, तो उसके लेके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रावधान आज के टाइम में बनाया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ उस समय मौजूद ही नहीं था, तो उस समय इसके रिलेटेड कानून ही नहीं बने होंगे। तो इसलिए ये जो है स्टैटिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि डायनेमिक होना चाहिए। समय समय पर इसमें जो है ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है इसमें बदलाव होते रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मतलब कुछ कितने प्रकार में जो है बांटा गया है उसके बारे में देखते हैं। कि पहला है इवॉल्व एंड इनेक्टेड। इवॉल्व मतलब कि एक तरह से विकसित संविधान इसको कहा जाता है। कि ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड इनटू इवॉल्व एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब इवोल्यूशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन का दो मतलब कि एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन और एक है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, मतलब एक विकसित और एक निर्मित। ठीक है, अब देखते हैं विकसित इवॉल्व का जो है वो कुछ देखते हैं। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन जो है आउटकम है स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस का। ये धीरे धीरे ऐतिहासिक विकास का एक परिणाम है। मतलब कि कोई भी ग्रेजुअल इवोल्यूशन जो विकास होता है उसका एक ऐतिहासिक परिणाम है एक तरह से। इसके प्रोविज़न जो है इसमें इट्स प्रोविज़न आर कंटेन इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन प्रैक्टिस प्रिंसिपल जुडिशियल डिसीजन। इसमें जो भी जो मतलब कि इसमें क्या कहते हैं उसको प्रोविज़न है, मतलब इसमें जितने वो परंपराओं प्रथाओं सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। मतलब इसके जो भी प्रोविज़न है कन्वेंशन प्रैक्टिस प्रिंसिपल जुडिशियल, मतलब कि कन्वेंशन का मतलब परंपरा प्रथा और सिद्धांत और जो न्यायिक निर्णयों पर यह मतलब कि आधारित है। अगला है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कुमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन गुड। इसे कुमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, मतलब एक तरह से कुमुलेटिव करने के बाद संचय कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसका एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज डिलिबरेटली मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल और प्रोमलगेटेड बाय ए किंग और पार्लियामेंट। इनेक्टेड जो है मतलब कि एक तरह से निर्मित जो संविधान है वो संविधान सभा संवैधानिक परिषद या फिर कोई भी संसद द्वारा जानबूझ के बनाया गया है। मतलब इसे जानबूझ के बनाया गया है क्योंकि इसके जो प्रोविज़न जो इसमें है मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और ए डॉक्यूमेंट और सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें जो भी आपका प्रोविज़न है वो एज ए बुक की तरह है, डॉक्यूमेंट की तरह या सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, मतलब दस्तावेज की तरह पे है। इसलिए इसे कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जैसा कि अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इधर। तो एक तरह से इसमें एक क्वेश्चन होगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किसका हो गया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है वो आपका इवॉल्व हो गया। वहीं पे अमेरिकन और इंडियन जो हो गया वो आपका इनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इवॉल्व जो है वो धीरे धीरे स्लो ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है और इसमें जो है ये एक बुक है, डॉक्यूमेंट है, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ये सब जो भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिनका योगदान रहा है उन्होंने इसे जानबूझ के बनाया है। ठीक है, अगला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड अनरिटन। रिटन मतलब कि इसके जो भी प्रोविज़न है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके प्रोविज़न जो है एक बुक या डॉक्यूमेंट या सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब कि जो उसमें दस्तावेज में लिखी हुई है। जबकि दूसरी इट इज़ कंसाइजली फॉर्मुलेटेड एडोप्टेड बाय बॉडी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसे जो है फॉर्मुलेट या एडोप्ट जो किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया है। दूसरी तरफ जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो जिसके मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द, उसके ज़्यादातर प्रोविज़न जो है बुक में मेंशन नहीं है या किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म, या किस फॉर्म में पाया जाता है, तो कन्वेंशन प्रैक्टिस प्रिंसिपल चार्टर स्टैचूज और जुडिशियल। तो उसके जो भी जो मतलब कि कहते हैं उस प्रोविज़न है वो या तो परंपरा प्रथाओं चार्टर मतलब कि जो लाइसेंस है विधि या मतलब कि स्टैचूट मतलब एक तरह से लॉ या फिर जो जुडिशियल डिसीजन है उस पर बेस्ड है। तो ये हो गया अनरिटन। अब रिटन और अनरिटन में देखते हैं। जैसे रिटन हो गया तो जैसे कि अमेरिका का हो गया और इंडिया का हो गया, तो ये रिटन हो गया। और अनरिटन की बात करते हैं तो अनरिटन में जैसे हो गया ब्रिटेन की, ये आपका अनरिटन है। न्यूजीलैंड का हो गया, ये अनरिटन है। ठीक है, जो रिटन और अनरिटन में जो डिस्टिंक्शन है वो ज़्यादातर मोर और लेस सेम है।
उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि वो डॉक्यूमेंटेड है और डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगला है रिजिड और फ्लेक्सिबल। ये सब जो है आगे जब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे उसमें ये सब का बहुत यूज है। तो उस चैप्टर को पढ़ने मतलब समझने के लिए ये चैप्टर का बहुत मतलब अच्छा आपको इम्पैक्ट डालेगा जब आप समझिए, मतलब कि अगला चैप्टर जब आप देखिएगा। रिजिड मतलब कि उसका जो अमेंडमेंट का जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ, मतलब उसका अमेंडमेंट मतलब कि ईजी नहीं है, मतलब आसान तरीके से अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। उसमें जो है कुछ स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू अमेंडमेंट होता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे 368 आर्टिकल, जब हम पार्लियामेंट कोई भी रूल अमेंड करता है तो उसमें बताया गया है स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन, ये सब जो चीज़ें हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया रिजिड में। जैसे सिंपल ऑर्डिनरी बिल है जो कि सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाती है तो वो फ्लेक्सिबल है। तो इंडिया जो है वो मिक्सअप है, एक तरह से मिक्स ऑफ बोथ है, रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। वहीं पे अमेरिका जो है आपका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका रिजिड है। और ब्रिटेन का क्या हो गया आपका, ये आपका फ्लेक्सिबल है। तो ये आपका कुछ बेसिक चीज़ है। फ्लेक्सिबल ऑन द अदर हैंड उसको कहते हैं जिसका में अमेंडेड जो है ऑर्डिनरी लॉ में के तरह उसका अमेंडमेंट पॉसिबल है तो उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। अगला है फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल करने का मतलब कि, और यूनिटरी का मतलब कि सारा जो पावर है वो एक ही जगह पे संचित हो। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन को दो भागों में बांटा गया, एक फेडरल है, एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं जिसमें जो डिवीजन ऑफ पावर जो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में है वो उसमें क्लियर वे में दिया गया, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का क्लियर डिवीजन है। ठीक है, दोनों स्तरों पे जो सरकार है मतलब उनमें सॉवरेंटी है दोनों, जैसे कि इंडिया का देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हर गवर्नमेंट जो है अपने इन पे वो स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दूसरी तरफ जिसमें पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, मतलब अधिकांश शक्तियाँ जो है केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार है उसके पास होती है। इट मेक्स द रीजनल गवर्नमेंट टू ऑपरेट एट द, और उसमें जो है अगर सारा शक्ति अगर केंद्र सरकार के पास तो जो भी रीजनल जो गवर्नमेंट है वो उसके एज अ सबऑर्डिनेट एजेंसी की तरह ही काम करती हैं। तो अगर एग्जांपल लिया जाए तो इंडिया में तो दोनों पॉसिबल है, तो इंडिया के पास तो फेडरल कैरेक्टर भी है, यूनिटरी कैरेक्टर भी है, और जैसे इमरजेंसी होती है तो यूनिटरी कैरेक्टर में बदल जाती है और ऐसे नॉर्मल केस में वो फेडरल मतलब कि नेचर की होती है। तो अब जैसे कि इसमें देखिए कहीं पे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन बोथ फेडरल प्रोविजन एज वेल एज यूनिटरी प्रोविजन, इसलिए जो है केसी वियरे ने जो है इसे क्वासी फेडरल कहा था, हमने पहले भी बताया था। अब बात करते हैं कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है फुल्ली फेडरल वो कहाँ पे है, तो आपका सबसे फेमस एग्जांपल है आपका यूएसए, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सब है। और आपका यूनिटरी जो है वो आपका कहाँ पे है, तो ये आपका हो गया यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, ये सब हो गया। अब है प्रोसीजरल और प्रेस्क्रिप्टिव। प्रोसीजरल मतलब कि प्रक्रियात्मक और प्रेस्क्रिप्टिव मतलब कि निर्देशात्मक। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर इलियट बॉमर ने दो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटाइप को आइडेंटिफाई किया है, जो है एक प्रोसीजरल था एक प्रेस्क्रिप्टिव था। और डिफरेंस दोनों में क्या था, जो है वो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द नेचर एंड पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसमें जो डॉक्यूमेंट का जो नेचर है वो कैसा है और उसका जो उद्देश्य है वो किस तरह का है, उसके बेस पे जो है उन्होंने दो में किया था, एक प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक है आपका प्रेस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन सेट्स आउट द लीगल लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट। अब
इसमें कहा गया है कि शासन संस्थाओं की संरचना और शक्तियों की सीमाएं निर्धारित करता है। जो एक तरह से मतलब कि कहा जा सकता है कि आपका जो शासन है, मतलब डिफाइन द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यह जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के जो लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करता है। और सेट्स आउट मतलब कि एक सेट आउट मतलब क्या कहते हैं, दायरा बनाना, लीगल लिमिट ऑफ द मतलब गवर्नमेंट के पावर का को जो है लीगली तरीके से लिमिट करना, ताकि जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रोटेक्ट हो सके और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का भी प्रोटेक्शन हो सके। तो इसलिए जो है इसे प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। जबकि प्रिस्क्रिप्टिव में कहा गया है कि ब्रॉड कंसेंसस ऑन कॉमन सोसाइटल गोल। इसमें क्या है कि एक तरह से जो एक ब्रॉड कंसेंसस ऑन कॉमन सोसाइटल गोल दैट पब्लिक अथॉरिटी मस्ट स्ट्राइव टू अचीव। अगर कोई भी आम ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें कि सरकार को सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक, सामाजिक तरीके से या आर्थिक तरीके से या विकासात्मक मतलब कि आपका डेवलपमेंटल उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जो एक निर्देश देता है, ताकि उसके जो लक्ष्य है और जो आदर्श है उसको निर्धारित किया जा सके। ठीक है, आगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखिए ये कुछ मतलब कि ऐसा टर्म है जिसको आपको पॉलिटी समझने के लिए ये सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको प्रोसीजर है तो उसमें क्या है कि प्रोसीजर में क्या है, शासन जो है वो संस्थाओं के संरचना और शक्ति, उसमें जो है शासन के संस्था उसके शक्तियों को एक तरह से निर्धारित करना है। गवर्नमेंट के जो मतलब एक तरह सरकार है उसके मतलब कि शक्ति क्या होना चाहिए, उसका संरचना किस तरह से होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, ताकि जो है आम लोगों की जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है और लोकतांत्रिक जो उसके मतलब प्रक्रिया है उसका जो है प्रोटेक्शन मतलब उसकी रक्षा हो। केवल शासन व्यवस्था ही अब आगे है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसका जो मीनिंग है, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर एक दूसरे से काफ़ी मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ना दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि एक कंट्री में है कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक देश के पास संविधान हो सकता है लेकिन संवैधानिकता नहीं हो सकता है। एज द केस ऑफ डिक्टेटरशिप, अनलिमिटेड पावर jeopardize freedom of the people and absolute power corrupts absolutely. Therefore, the constitution should be permeated with constitutionalism. जैसे कि अगर किसी देश में संविधान हो सकता है लेकिन संवैधानिकता का अभाव हो सकता है, जैसे कि आपको डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही वाले देश में संविधान तो होता है परंतु जो सत्ता होती है वो वास्तविक नियंत्रण में नहीं होता है। मतलब वो एक सिंगल आदमी उसमें मतलब कि डिसीजन लेता है, तो वो उसका एक मतलब कि उदाहरण है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कन्नोट्स इन एसेंस लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिकता जो है गवर्नमेंट का जो है सरकार की जो शक्तियाँ है उस पर नियंत्रण करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक तरह से सरकार की शक्तियाँ को लिमिट करता है, नियंत्रण करता है। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आगे देखते हैं। अगर ये देखें, एंटीथेसिस एंड ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, only when the constitution of a country seeks to decentralize power instead of concentrating it at one point and also impose other restraint thereon does a country have not only a constitution but constitutionalism। मतलब कि एक तरह से वही है कि सरकार की शक्तियों का मतलब एक तरह से नियंत्रण करना। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कंसेप्ट है दैट द पॉलिटी गवर्न बाय और अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑर्डेंस एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ एज अपोज टू आर्बिट्रेरी डिस्पोटिक ऑथोरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन रूल। मतलब कि संवैधानिक व्यवस्था इस तरह के संविधान को सपोर्ट करता है। संवैधानिकता जो है ऐसे व्यवस्था को सपोर्ट करता है जिसमें सरकार कानून के अनुसार कार्य करे और जिससे और मतलब एक तरह से कानून के अकॉर्डिंग काम करे, ताकि किसी भी जो है कोई भी व्यक्ति या संस्था मतलब कि एक तरह से उसके ऊपर नहीं जा सके, मतलब उसका मिसयूज ना हो सके। आगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है डिजायर्स अ पॉलिटिकल ऑर्डर इन व्हिच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संवैधानिकता डिजायर्स अ पोलिटिकल ऑर्डर, एक पोलिटिकल ऑर्डर चाहता है जिसमें कि गवर्नमेंट का पावर जो है वो लिमिटेड हो। इट इज़ अनदर नेम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ए लिमिटेड, इसलिए ये जो है लिमिटेड गवर्नमेंट का एक दूसरा मतलब कि एक तरह से सिद्धांत माना जाता है। ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट भी इसे कहा जाता है। इसका जो रियल जस्टिफिकेशन है वो जो है इसके लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट जिस पे जो है नियंत्रण किया जा सके, एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न टू कन्फर्म टू लॉज एंड रूल्स, और ऐसे जो कि कन्फर्म टू लॉ एंड रूल्स, जिसमें जो है जिसे रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू जो है गवर्न किया जा सके। आगे डिफिनीशन मतलब कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को जो है कंसेप्ट को किस तरह से डिफाइन किया है, जैसे फ्रेडरिक ने किया है, आपका रूसेक ने किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट अपन गवर्नमेंट। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिकता जो है एक ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें सरकार के एक्शन के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। रूसेक ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स एसेंशली, ये एक तरह से उसी का है जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिकता जो एक तरह से लिमिटेड गवर्नमेंट ही है, उसी को ये बताया गया है। अब कुछ एलिमेंट्स है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर जो है उन्होंने 8 एलिमेंट्स माना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जैसे कि पॉपुलर सोवरेंटी, मतलब कि पॉपुलर सोवरेंटी करने का मतलब कि आपका आज़ादी, सोवरेंटी का मतलब क्या होता है कि एक तरह से आज़ादी, मतलब कि उसको कोई भी मतलब कि इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर जो है वो नहीं हो, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ पॉपुलर सोवेंटी मतलब कि उसे जो है एक आज़ादी हो, मतलब अंतिम जो शक्ति हो वो जनता में हो, सरकार जनता के जो है सहमति से ही कार्य करे। रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून का मतलब कि जो भी है सभी व्यक्ति जो है कानून के समक्ष समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब कि एक तरह से आपका लोकतांत्रिक शासन जो कि रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट माना जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए पावर का सेपरेशन होना जरूरी, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के जो है मतलब कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यह हो गया आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में ना प्रॉपर जो है सेपरेशन हो पावर का, ताकि चेक्स एंड बैलेंस बना रहे। इन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी जो है मतलब कि न्यायपालिका का इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, मतलब कि एक तरह से सेना पर जो है नागरिक नियंत्रण हो, मतलब सेना लोकतांत्रिक सरकार के अधीन ही कार्य करे, मतलब अपने तरीके से वो सेल्फ डिसीजन ना ले ले। सैन्य शासन को मतलब कि एक तरह से मतलब कि उस पर कंट्रोल बना रहे। पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशरी, पुलिस जो है कानून द्वारा जो है वो नियंत्रित हो। रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट, मतलब कि व्यक्तिगत अधिकारों का जो है वो सम्मान हो। ये हो गया आपका जो है चैप्टर ख़त्म, ठीक है। एक छोटा सा ही चैप्टर था कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब जो है ये आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। आगे जो है हम अगला चैप्टर जो है सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम उसको देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी तरह की त्रुटि हो तो आप हमें ज़रूर उसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप बीपीएससी की 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर और जो भी जीके का जो इम्पोर्टेंट अभी जैसे हिस्ट्री का भी चल रहा है, बहुत जल्द हम सोच रहे हैं कि आपको साइंस के चीज़ों को भी हम जितना हो सके हमारे इन पे एग्ज़ाम से पहले हम उसको भी आपके पास समक्ष रखें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर का तो प्रॉपर हम बहुत जल्द हम उसको कवर कर देंगे। और मतलब कि वो जो है सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर जो है हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने साइंस एंड टेक किया है,
और जो है हमने पॉलिटी किया है, ठीक है। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर फॉर 72nd बीपीएससी करके, उस पर आप जाके ये दोनों वीडियो मतलब साइंस एंड टेक तो 2 वीडियो में है, पॉलिटी एक ही सिंगल वीडियो में है। तो जो है तीनों वीडियो को देख के आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप जो है उसको 2-3 बार देखिए, आपको जो है उसके बाहर जो है अगर करंट अफेयर आते हैं, अगर उस दोनों जो अभी 2 सब्जेक्ट हमने कराया है तो उसके बाहर आपको नहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेस टू परीक्षा, ठीक है। आगे हम और भी बहुत तरह के हम चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग का जो है वो सपोर्ट बना रहेगा तो हमें भी वो मतलब और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे तरीके से आगे हम काम कार्य करें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।